नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है एनकिट्स नाइटमेयर्स में। ये वो जगह है जहां डर और रहस्य आपको हर पल बांधे रखेंगे। यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आज की कहानी आपको मुंबई की उन गलियों में ले जाएगी जहां सपनों का शहर रात के अंधेरे में एक डरावना रूप ले लेता है। ये कहानी है चौल नंबर 17 की, एक ऐसी जगह जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। कहते हैं इस चौल में जो भी रहता है उसे एक औरत दिखाई देती है, लेकिन यह औरत कौन है, वह क्या चाहती है, और सबसे बड़ी बात, क्या आप उसकी बात सुनने की हिम्मत कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मुंबई के साए। लेकिन याद रखिए, इस कहानी का हर मोड़ आपको और गहराई में ले जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए अंधेरे में कदम रखते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। दिन में यह शहर सपनों का घर लगता है, लेकिन रात में यह शहर कुछ और ही बन जाता है। रात के 11 बज रहे थे। बारिश की बूंदें मुंबई की सड़कों को भिगो रही थीं। वडाला की एक पुरानी चौल, जिसे लोग चौल नंबर 17 कहते थे, अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए थी। इस चौल में रहने वाला हर कोई जानता था कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता था। विवेक, एक 25 साल का लड़का, हाल ही में इस चौल में रहने आया था। वह एक छोटे से एडवर्टाइजिंग ऑफिस में काम करता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आया था। चौल में उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था और खिड़की से मुंबई की लोकल ट्रेन की पटरियां साफ दिखाई देती थीं। उस रात जब विवेक अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था, तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ अजीब दिखा। बारिश के बीच पटरियों पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और हाथ में एक लाल छाता। वह औरत पटरियों पर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। विवेक ने सोचा कि शायद वह किसी ट्रेन का इंतजार कर रही होगी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वह औरत उसकी तरफ देख रही थी। उसकी वे आंखें अजीब थीं, खाली, बिना किसी भाव के। विवेक ने खिड़की का पर्दा खींच दिया और खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? विवेक ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर से हुई। विवेक ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी की बूंदों के निशान थे, जैसे कोई गीले पैरों से वहां खड़ा रहा हो। वह निशान दरवाजे से शुरू होकर कमरे के अंदर की तरफ जा रहे थे। विवेक का दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे के अंदर जाते हुए पानी के निशान उसे और बेचैन कर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और उन निशानों का पीछा किया। निशान उसके बिस्तर के पास जाकर रुक गए। ये क्या हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। वह झुका और बिस्तर के नीचे झांकने की कोशिश की। अंधेरा था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बिस्तर के नीचे रोशनी डाली। वहां कुछ नहीं था। शायद बारिश का पानी अंदर आ गया होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से वहीं दस्तक की आवाज आई। विवेक ने खिड़की की तरफ देखा। पर्दा हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार वह और भी करीब थी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विवेक ने घबराकर खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनन्या का नाम चमक रहा था। अनन्या उसकी बचपन की दोस्त थी, जो मुंबई में ही रहती थी। हेलो, विवेक ने कांपती आवाज में कहा। विवेक, तुम ठीक हो? अनन्या की आवाज में चिंता थी। हाँ, मैं ठीक हूं, बस कुछ अजीब हो रहा है। अजीब? क्या मतलब? विवेक ने उसे खिड़की के बाहर की औरत और पानी के निशानों के बारे में बताया। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, विवेक, तुम चौल नंबर 17 में रहते हो, है ना? हाँ, लेकिन तुम ये कैसे जानती हो? विवेक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। चौल नंबर 17 के बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी रहता है उसे एक औरत दिखाई देती है। वह औरत उन लोगों के पास आती है जिनकी जिंदगी में कोई अधूरी कहानी होती है। अधूरी कहानी? ये सब बकवास है अनन्या।
नहीं विवेक, ये सच है। मैंने खुद इसके बारे में सुना है। और जो लोग उसकी बात नहीं सुनते वे गायब हो जाते हैं। विवेक का गला सूख गया। उसने खिड़की की तरफ देखा। औरत अब वहां नहीं थी। अनन्या, मैं क्या करूं? तुम्हें उससे बात करनी होगी। अगर वह तुम्हारे पास आए तो उसकी बात सुनो, लेकिन याद रखना वह जो भी मांगेगी उसे मना मत करना। विवेक ने फोन काट दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक धीमी नहीं थी, यह तेज और गूंजती हुई थी, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। विवेक का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। दरवाजे पर दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अनन्या की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसकी बात सुनो, लेकिन उसे मना मत करना। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसें और भारी हो रही थीं। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक अचानक बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विवेक ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर वही गीले पैरों के निशान थे जो इस बार सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। वह निशानों का पीछा करते हुए सीढ़ियों तक गया। निशान नीचे की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई बेसमेंट की ओर गया हो। चौल नंबर 17 का बेसमेंट, वह जगह जहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा है जिसे लोग देखना नहीं चाहते। विवेक ने सीढ़ियों से नीचे झांक कर देखा। बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। क्या मैं अंदर जाऊं? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने अंदर झांका। बेसमेंट में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके पास एक लाल छाता, वही छाता जो उसने खिड़की से उस औरत के हाथ में देखा था। यह छाता यहां कैसे आया? उसने बुदबुदाया। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, विवेक। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विवेक! आवाज फिर से आई। इस बार वह आवाज बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। विवेक ने हिम्मत करके बेसमेंट के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने छाते को छुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके चारों तरफ गूंज रही थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज ने पूछा। विवेक ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, उसने कांपते हुए कहा। तुमने मेरी कहानी अधूरी छोड़ दी थी। अब मैं तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगी। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन बोल रहा है। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। वह औरत सफेद साड़ी में उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, उसने कहा। क्या विवेक उसकी बात सुनेगा या वह इस डरावनी स्थिति से भागने की कोशिश करेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहिए, क्योंकि मुंबई के साए कभी सोते नहीं।